रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहा जाता है कि शादी का दिन काफी शुभ होता है और इस दिन सब अच्छा होता है। क्या होगा जब एक दुल्हन अपनी डोली में बैठकर अपने ससुराल जाते समय अपनी ही सास की अर्थी को देख ले तो। आजकल की भीड़ भाड़ वाली दुनिया में भी कुछ लोग ऐसे समय दुल्हनों को अपशगुनी का नाम दे देते हैं। ऐसी ही कहानी है दिया की। दिया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। आज उसकी शादी थी, बस इसीलिए वो लाल रंग के जोड़ी में दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। तभी उसके कानों में बैंड बाजों की आवाज आती है। उन आवाजों को सुनकर मानो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शीशे के सामने बैठी दिया खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसके पास उसकी माँ आती है और उससे कहती है, दिया बेटा, तू तैयार तो है ना? तेरी बारात दरवाजे पर खड़ी है। कुछ ही देर में तुझे नीचे ले जाने के लिए आऊंगी। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। दिया की माँ वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में एक बार फिर दिया की माँ दिया के पास आती है और उसको ले जाती है। इस तरह से अब बहुत जल्द दिया और रोहन एक बहुत ही प्यारे से अटूट बंधन में बन जाते हैं। शादी के समापन के बाद दिया अब अपनी डोली में बैठती है और इस तरह से अब दिया के घर से उसकी डोली की विदाई हो जाती है। दिया की डोली रास्ते में थी, तभी उसकी नजर एक अर्थी पर पड़ती है। डोली में बैठी दिया जो लाल जोड़ी में बैठकर उस अर्थी को देख रही थी, उसको देखकर खुद से कहती है, ये कैसी अजीब सी दास्तान है। कहीं किसी की डोली उठती है तो कहीं किसी की अर्थी। कहीं किसी के घर में खुशियाँ आती हैं तो कहीं किसी के घर में मातम छाया रहता है। वो खुद से बातें कर रही थी और बहुत जल्द दिया की डोली उसके ससुराल आ जाती है। अब जैसे ही दिया अपनी डोली से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके घर में शादी की साज सजावट के साथ मातम फैला हुआ था। घर तो सजा था पर लोग घर के बाहर बैठकर रो रहे थे। ये देखकर दिया खुद से कहती है, ये क्या, आज तो मेरी और रोहन जी की शादी हुई है। शादी का दिन तो खुशियाँ मनाने का दिन होता है ना। फिर ये सब बाहर बैठकर यूं इस तरह रो क्यों रहे हैं? हर जगह मातम क्यों फैला है? और रोहन जी कहाँ हैं? उनको तो मेरे साथ रहना चाहिए। मैं अब क्या करूँ? क्या मुझे अकेले ही घर जाना होगा? नहीं, मैं अगर अकेले घर गई तो ना जाने लोग क्या ही बोलेंगे। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर बाहर इंतजार करती हूँ। अगर कोई नहीं आएगा तो मैं खुद ही अंदर चली जाऊंगी। दिया अब कुछ देर इंतजार करने लगती है पर उसको लेने कोई नहीं आता। अब क्या था, दिया दरवाजे पर अकेली पहुंचती है, जहां वो घर के अंदर का माहौल देखकर हैरान रह जाती है। घर में सभी लोग बैठकर अपनी सास की फोटो के आगे रो रहे थे। साथ ही रोहन भी भागते हुए बाहर की तरफ जाता है। उसको देखकर मानो दिया को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब उसके ससुराल में क्या हो रहा था। अकेली घर की चौखट पे दुल्हन को देखकर दिया की ननद रिया उसके पास आती है और उससे कहती है, भाभी आप बाहर क्या कर रही हैं? अंदर आइए। ननद जी, ये सब क्या हो रहा है? भाभी, माँ नहीं रही। जब आपकी डोली आ रही थी तभी माँ की अर्थी जा रही थी। वो हमारे बीच नहीं रही। क्या माँ जी? अब हाँ भाभी, माँ नहीं रही। अब वो हम सबको छोड़कर चली गई। इसका मतलब मैंने जो अर्थी देखी थी वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी सास की थी। दोनों ननद भाभी आपस में बातें करते हुए अपने दुखों को बांट ही रही थी कि तभी रिया की पड़ोसन आती है और रिया को दिया से दूर कर उससे कहती है, रिया बेटा, खुद को संभाल और अपनी भाभी से दूर रह। अरे हम तो तेरी माँ को पहले ही बोल रहे थे कि लड़की के पैर शुभ नहीं है, पर फिर भी तेरी माँ ने हमारी नहीं सुनी और करवा दी अपने बेटे की शादी उससे। अब देखो इसके यहाँ कदम रखते ही क्या हो गया। आंटी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? ये मेरी भाभी है। आप मेरी भाभी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती। बोलू नहीं तो और क्या करूँ? अरे बेटा, जब तेरी माँ ने रोहन का रिश्ता इससे लगवाया था ना, तभी तेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। हम सभी ने काफी समझाया पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। ये कहती रही मेरी बहू बहुत ही संस्कारी है। अरे ऐसे संस्कार को लेकर भी क्या करना जिसके पैर ही अच्छे ना हो, जो लड़की अपने ससुराल के लिए अपशगुनी हो। और सोचो अगर वो यहाँ रहेगी तो न जाने यहाँ और कितनों की मौतें होंगी। ससुराल में आते ही अपने सास को खा गई, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी के लोगों को भी खा जाए। आंटी जी प्लीज, अभी मैं ये सब सुनने के मूड में नहीं हूँ। आप यहाँ से जाइए। रिया काफी समझदार लड़की थी, बस इसीलिए वो अपनी पड़ोसन आंटी की बातों में नहीं आती और उसको वहाँ से जाने की बोल देती है। तो वहीं रिया अपनी भाभी को इस तरह से शांत देखकर उससे कहती है,
भाभी, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इन सभी लोगों का तो काम ही होता है बोलने का। नैना जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए। माँ जी, आज के दिन कैसे? माँ जी हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? वो यहाँ नहीं रहेंगी तो इस घर का ख्याल कौन रखेगा? दिया ये सब बोल ही रही थी कि तभी रोहन घर में आते हुए कहता है, तुम रखोगी दिया, और कौन रखेगा? माँ ने मेरी शादी इसलिए ही तो करवाई है ताकि तुम इस घर को उनकी तरह रख सको। अरे तुम उनके जाने के बाद इस घर को ठीक उसी तरह रखो जिस तरह से आज तक माँ ने इस घर को संजोग के रखा है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं। भैया तो अभी शादी ही नहीं करना चाहते थे, पर माँ की आखिरी इच्छा के चलते भैया ने आपसे शादी की है। इसका मतलब माँ जी की आखिरी इच्छा उनके बेटे की शादी देखना था। हाँ भाभी, कुछ महीने पहले ही माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और रिया अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि तभी उसको कांच के टूटने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर रिया अपने कमरे से बाहर हॉल में आती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ हॉल में गिरी हुई है और उसके मुंह से खून आ रहा था। अपनी माँ को देखकर रिया बहुत घबरा जाती है, जिसके बाद वो अपने भाई को तुरंत फोन करती है और हॉस्पिटल आने को कहती है। साथ ही वो एम्बुलेंस को बुलाकर अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के कुछ दिन बाद रोहन वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद उन दोनों को पता चलता है कि उसकी माँ अब उन दोनों के पास ज्यादा दिन के लिए नहीं है। उनकी माँ सुमित्रा को कैंसर था और वो उसकी आखिरी स्टेज थी। ये सुनकर रोहन और रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब जब सुमित्रा अपने घर जाती है तब वो अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपने बेटे से कहती है, बेटा रोहन, मैं इस दुनिया में कब तक हूँ कब तक नहीं, मैं ये तो नहीं जानती, पर मैं तुझसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने को कहूँगी। क्या तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगा? हाँ माँ, अब मैं आपकी आखिरी क्या सारी इच्छा पूरी करूंगा। आप एक बार बोल कर तो देखिए। रोहन बेटा, मेरे मरने के बाद इस घर में इस घर को संभालने वाली कोई नहीं रहेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे मरने से पहले इस घर में अपनी बहू को देख लूँ, जो इस घर का अच्छे से ख्याल रख सके, जो इस घर को बिल्कुल मेरे जैसे संभाले। माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ नहीं। आपकी बातें सर आंखों पर हैं। बताओ अब कब करनी है शादी? तेरे मामा ने एक लड़की का रिश्ता देखा है, तू कल अपने मामा के साथ जाकर उसको देख आना। माँ, मैं अकेले मामा के साथ नहीं जाऊंगा, आपको भी मेरे साथ चलना होगा और हम लड़की देखने तब जाएंगे जब आप थोड़ी बेटर हो जाएंगी। रोहन की बात से सुमित्रा राजी हो जाती है और बहुत जल्द वो दिया को देखकर उसके बेटे का रिश्ता पक्का कर देती है। समय गुजरता है। समय के साथ रोहन और दिया की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। आज रोहन की शादी थी, जहां एक तरफ रोहन के घर के बाहर रोहन की बारात जाती है तो वहीं सुमित्रा की तबीयत काफी खराब हो जाती है और कुछ देर बाद जब रोहन शादी कर वापस आ रहा था तब उसकी माँ की अर्थी उसकी बहू की डोली के सामने से जा रही थी। भाभी, माँ आपको इस घर में नहीं देख पाई। भाभी, क्या आप इस घर की जिम्मेदारियाँ माँ की तरह संभालेंगी? हाँ रिया, मैं माँ जी के जैसे ही इस घर को संभालूंगी। उसकी बात सुनकर अब रोहन अपनी पत्नी और बहन को गले से लगा लेता है। समय गुजरता है। समय के साथ अब दिया अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। मालती मथुरा में अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। अपने पति के जाने के बाद उसने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाली थी। ऐसे ही समय बीतता है और वो अपने बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी करके अपनी नई नवेली बहू को घर लाती है और अपनी आखिरी जिम्मेदारी से भी मुक्त हो जाती है। मधु के अंदर कोई कमी नहीं थी सिवाय कसम खाने के। उसे हर बात में अपनी कसम की कसम खाने की आदत जो थी, जो मालती को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अपनी बहू को हमेशा इस बात के लिए टोकती रहती, लेकिन मधु पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी एक दिन मालती अपनी बहू मधु को बुलाकर कहती है, बहू, तेरी चाची जी का फोन आया था, कल वो हमारे घर आ रही है कुछ दिन रहने के लिए। उनके सामने थोड़ा ठीक से रहियो, मेरी नाक मत कटवा दियो। माँ जी, लेकिन वो आ ही क्यों रही है? वो तेरे चाचा जी को किसी काम से बाहर जाना है, इसलिए कुछ दिन के लिए हमारे घर आ रही है। विकास के ऑफिस जाने से पहले बता दियो उसे कि कल वो अपनी चाची को लेने स्टेशन चला जाए, उसके बाद ऑफिस जाए, वरना उसके आने का कोई टाइम नहीं होता।
कसम की कसम माँ जी, पक्का बोल दूंगी। अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। रुक तू पहले, ये क्या पूरे दिन खसम की कसम करती रहती है? कितनी बार कहा है तुझे, मेरे बेटे को हर बात में मत लाया कर अपनी इस कसम के बीच में, समझ नहीं आता क्या? माँ जी मैं तो अपने पति की कसम खाती हूँ, आपके बेटे की थोड़ी। पति क्या खरीद कर लाई थी? पहले वो मेरा बेटा है, बाद में तेरा पति है, समझी? और अपनी चाची जी के सामने खसम की कसम खाई ना अगर, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खाना खाने लायक नहीं छोड़ूंगी तुझे। जी मैं ध्यान रखूंगी। अपनी सास मालती की बात सुन के मधु वहाँ से चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है और अपने पति विकास को चाची जी को लाने की बात बताना भूल जाती है। अगले दिन सुबह विकास जल्दी उठकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद मधु की सास उसके कमरे में आकर कहती है, बहू तूने कल बता दिया था ना विकास को चाची जी को लाने की बात, दिखाई नहीं दे रहा है, शायद लेने गया होगा। हाय राम, मैं तो भूल ही गई थी। लेने तो तब जाएंगे ना जब उनको पता होगा। हाँ माँ जी, कसम की कसम बता दिया था मैंने विकास जी को। ठीक है, फिर अभी आता ही होगा उनको लेकर। तू तब तक चाय नाश्ता देख ले और कसम बोलना बंद कर, तू जाकर काम कर ले। जी माँ जी। मालती को घर के हॉल में बैठकर इंतजार करते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन विकास अपनी चाची जी को लेकर नहीं आता। कुछ देर और इंतजार करने के बाद मालती अपने बेटे को फोन करने के लिए जैसे ही फोन उठाती है, तभी उसकी नजर घर के दरवाजे पर जाती है, जहां विकास अकेले थका हुआ घर ऑफिस से वापस आया था, जिस पर मालती उसे रोक कर कहती है, बेटा तेरी चाची जी कहाँ है? माँ अपने घर होंगी, मुझे क्या पता, मैं रूम में जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। बेटा तेरी चाची आज सुबह ही अपने घर आने वाली थी, मैंने कल ही बहू को बता दिया था कि तुझे पहले ही बता दे ताकि तू समय से निकल सके उनको लेने के लिए। बताया नहीं कि तुझे इसने? नहीं माँ, मधु ने मुझे कुछ नहीं बताया, और तो शाम हो गई है, इसका मतलब अगर वो आई होंगी तो स्टेशन पर ही बैठी होंगी। हद है यार। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे विकास जी, आप भी आ गए? उसको बाद में पूछियो, पहले ये बता तूने विकास को चाची जी के आने के बारे में बताया था या नहीं? मर गई, अब क्या करूँ? कसम की कसम माँ जी, सच्ची मैंने बताया था विकास जी को, यही भूल गए होंगे काम के चक्कर में। झूठ मत बोल। क्या माँ जी, कसम की कसम खाई तो आपको यकीन नहीं। बस करो आप दोनों, अब मैं स्टेशन जाकर देखता हूँ। विकास अपनी चाची को लेने के लिए स्टेशन जाता है और उन्हें चारों तरफ ढूंढना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर बेंच पर बैठी एक औरत पर जाती है और वो कोई और नहीं उसकी चाची अनीता थी। जैसे ही विकास उनके पास आता है, उसे देखते ही चाची उसे गुस्से से घूर कर कहती है, मिल गया टाइम तुझे नालायक, मुझे लेने आने का। अरे घर बुलाने की इच्छा नहीं थी तो पहले ही बता देता, मैं आती ही नहीं। प्रणाम चाची जी, अब बस भी करो, कुछ घर सुनाने के लिए भी छोड़ दो। सुना नहीं रही हूँ, बहुत दुख हुआ है मुझे। मैं सुबह से यहाँ भूखी प्यासी बैठी हूँ और मेरे घर वालों को कोई खबर ही नहीं है। अब अगर इनको ये बता दिया कि इनका आना मुझे पता ही नहीं था, तो ये तो पूरा स्टेशन ही सर पर उठा लेंगी। चुप रहना ही ठीक है। ऐसी बात नहीं है चाची जी, इस बार माफ करिए, अगली बार से ध्यान रखूंगा। अब चलें? ठीक है चल। कुछ समय बाद विकास अनीता को लेकर अपने घर आता है। उसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। सभी अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अनीता और मालती एक साथ हॉल में बैठकर कुछ बातें कर रही थी। तभी मधु सबके लिए चाय लेकर आती है और चाय पीते ही अनीता कहती है, बहू तूने इसमें चीनी डाली भी है या नहीं? हाय हाय चाची जी, कसम की कसम मैंने 3 चम्मच भर भर के चीनी डाली है। ये क्या है बहू, इतनी छोटी सी बात के लिए तू अपने पति की कसम खा लेती है। मैंने भी इसको कई बार बोला है, लेकिन इसको ना जाने क्या हर बात पर अपने पति की कसम खाने की आदत हो गई है। बहू वो तेरा पति है, कोई खाने का सामान नहीं, जो जब देखो हर बात पर उसकी कसम खा के बैठ जाती है। आगे से मैं ना सुनूं ये सब। अनीता और मालती के लाख समझाने के बाद भी मधु अपनी कसम खाने की आदत से बाज नहीं आती। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक दिन अनीता हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसे सब्जी वाले की आवाज आती है और वो मधु को बुलाकर कहती है, बहू बाहर सब्जी वाला आया है, देख अगर उसके पास कोई हरी सब्जी हो तो ले ले, मुझे आज मसालेदार खाने का मन नहीं है। जी चाची जी, अभी जाती हूँ। अरे बहू सुन तो ले, चली गई। बताओ पैसे लेकर नहीं गई, अभी फिर दोबारा पैसे लेने आएगी। सारे काम गलत ही करती है। इतना कहकर अनीता फिर से टीवी देखने में लग जाती है।
कुछ समय बाद उसे किसी के लड़ने की आवाज आती है। जब वो बाहर आकर देखती है तो मधु सब्जी वाले से बहस कर रही थी। ये देखकर अनीता उससे पूछती है, अब क्या हो गया बहू? चाची जी, वो ये भैया कह रहे थे कि मैंने इन्हें पैसे नहीं दिए सब्जी के। अरे मैडम, तो कौन सा गलत बोल रहा हूँ, सच में नहीं दिए। अरे भैया, मैं अपने कसम की कसम खाती हूँ, मैंने आपको पैसे दिए हैं। अब क्या पति की कसम झूठी खाऊंगी? अच्छा ठीक है, मान लिया मैंने। जब आप अपने पति की कसम खा रही हैं, तो झूठी थोड़ी ना खाएंगी, मैं ही भूल गया होऊंगा। इतना कहकर सब्जी वाला वहाँ से चला जाता है। लेकिन अनीता को ये बात पता होती है कि मधु ने अपने पति की झूठी कसम खाई है, क्योंकि उसने उसे खाली हाथ घर से बाहर जाते देखा था। विकास के आने के बाद अनीता मालती और विकास को सब बताती है और उसको कसम खाने की आदत को छुड़वाने के लिए सब साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं। तभी एक दिन मधु अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी और उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है। वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसकी सास उसे रोते हुए कहती है, ले खा ले कसम की कसम, देख आज तेरी वजह से मेरा बेटा बेहोश पड़ा है। मुझे मैंने क्या किया है? कितनी बार कहा है तुझे, मेरे बेटे की कसम मत खा हर बात पर ऐसे, किसी की कसम खाना अच्छा नहीं होता। अभी कल ही खाई है इसने अपने कसम की कसम, वो भी झूठी खाई थी। अब जी भर कर खा अपने कसम की कसम। नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी कसम खाती हूँ, दोबारा कभी कसम की कसम नहीं खाऊंगी। फिर कसम इसकी नहीं तो अपनी कसम। हे भगवान, क्या करूँ मैं तेरी कसम का? माँ जी गुस्सा मत करिए, कसम नहीं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं अपनी ये कसम की आदत छोड़ दूंगी। कुछ समय बाद सभी मधु को बता देते हैं कि वो बस उसे समझाने के लिए एक नाटक कर रहे थे। लेकिन उस नाटक के बाद मधु अपनी हर बात पर कसम खाने की आदत को छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।